हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिंपल फ्लो या सिंपल चैटबॉट हम क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वो एज़ पर चैटबॉट नहीं कहा जा सकता कि वो चैटबॉट है। वो एक सिंपल वन नोड का सिंपल एलएलएम में जिसमें एलएलएम यूज़ हो रहा है, वन नोड का एक सिंपल वर्कफ़्लो था, राइट? तो अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस सिंपल वर्कफ़्लो को एक चैट नोड में या चैटबॉट में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ और हम ऐड करेंगे। परसिस्टेंस मीन्स स्टेट स्टोरेज, ठीक है ना? तो वो दोनों एक साथ चीज़ें रहेंगी, तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आपको एक परसिस्टेंट का थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ मैं, ताकि जब आप उस वीडियो को देखें तो उसमें आपको वो सिंपल वर्कफ़्लो एज़ ए चैटबॉट भी दिखाई देगा और साथ में हम उसमें परसिस्टेंट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे पहले मैं ये 2 छोटे-छोटे थ्योरी के वीडियो जो हैं, जो परसिस्टेंट को बताएँगे, वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिना परसिस्टेंट के लैंग ग्राफ में या किसी भी एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क में उसका चैटबॉट का कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है ना? तो हम पहले ये समझते हैं कि परसिस्टेंट क्या है और किस तरह से ये एक चैटबॉट को एक प्रोडक्शन रेडी या प्रोफेशनल चैटबॉट में कन्वर्ट करता है, राइट? तो मैं स्टार्ट करूँगा अपना पहला इसमें 2 वीडियो बनेंगे, तो पहला मैं आपको इसमें पढ़ाता हूँ कि परसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से मैं एक कलम ले लेता हूँ। सॉरी। तो राइट, इसको लेते हैं, इसको ही लेते हैं, ओके। तो इसमें आप यहाँ पे देखिए आप कि लाइन ग्राफ में परसिस्टेंट एक कंप्लीट गाइड, इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है ना? सॉरी, थोड़ा-सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ये थिकनेस ले लेते हैं इसकी, ठीक है ना? तो इसमें देखते हैं पहले थोड़ा डिटेल में शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको कि लैंग्राफ और वर्कफ्लो की समझ। तो यहाँ पे क्या है कि लैंग्राफ एक फ्रेमवर्क है, हम पढ़ते आ रहे हैं कई वीडियो से, जो एलएलएम बेस्ड वर्कफ्लो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? वर्कफ्लो का अर्थ क्या होता है? वर्कफ्लो में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो नोड होता है, उसके बाद एजेस होती हैं और तीसरी स्टेट, ठीक है? हम जानते हैं नोड क्या होता है, कि छोटे-छोटे कार्य जैसे डेस्टिनेशन या फ्लाइट। एक्चुअली मैं आपको इसे एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा, इसलिए थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ ना हो इसमें। मैं ट्रैवल असिस्टेंट एग्ज़ाम्पल से इसको पूरी चीज़ को समझाऊँगा कि एक पर्सन आता है, वो कहीं घूमने जाना चाहता है, तो पूछता है कि कौन-सी डेस्टिनेशन सही रहेगी, कुछ अपनी रिक्वायरमेंट देता है, तो एलएलएम उसे सजेस्ट करेगा कि आप इस लोकेशन पे चले आओ। फिर वो उस लोकेशन के लिए फ्लाइट के लिए कहेगा कि आप फ्लाइट ला के दो, फ्लाइट पर्टिकुलर डेट में है या फिर चीपेस्ट है, जो भी है, तो वो फ्लाइट ला के देगा। उसके बाद तीसरा जो इनपुट जाएगा, एलएलएम को प्रॉम्प्ट मिलेगा, वो ये मिलेगा कि अब इस फ्लाइट तो मिल गई, हमें डेस्टिनेशन मिल गया, अब हमें एक स्टे की ज़रूरत है कि हम होटल सजेस्ट कीजिए आप, कि यहाँ पे कौन-सा होटल मेरे बजट में है, मेरे क्राइटेरिया में है ना? तो वो सब हम अपना इनपुट में उसे देंगे, प्रॉम्प्ट में, तो वो हमें ढूँढ के देगा। और चौथे नोट पे ये है फाइनल रिकमेंडेशन देगा कि भई आप यहाँ जा सकते हैं और ये वाली फ्लाइट लें और इस होटल में आप स्टे करें, पूरा बना के एक फाइनल डेस्टिनेशन ही चौथे नोट पे देगा। तो सिंपल इस वर्कफ़्लो से मैं आपको, हालाँकि इस वर्कफ़्लो को बनाने में कई सारे टूल्स भी लगेंगे। आपने लैंगचैन में टूल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एलएलएम के साथ हम टूल को इंटीग्रेट करते हैं। हालाँकि अभी वो टॉपिक नहीं है, वो हम 5-6 वीडियो बाद वो टूल का कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। फिलहाल एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये परसिस्टेंट को समझाना चाह रहा था, तो इसमें एक मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है। तो इसमें यही है कि नोड क्या होगा, टास्क होते हैं छोटे-छोटे कार्य जैसे डेस्टिनेशन लेना, फ्लाइट खोजना, ठीक है ना? एजेस एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये तय करते हैं कि कौन-सा कार्य किसके बाद होगा। हम देख चुके हैं, एरो से हम डिफाइन करते हैं चीज़ों को। अभी ट्रैवल असिस्टेंट का हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहला ये है कि हम उससे पूछेंगे डेस्टिनेशन के बारे में, तो वो हमें या तो डायरेक्ट गोवा दे देगा या हम उससे
प्रॉम्प्ट इस तरह डालेंगे कि कुछ लोकेशन आप सजेस्ट कीजिए, तो वो 3-4 लोकेशन देगा, उसमें अपनी लोकेशन चुन लेंगे, ठीक है ना? तो नोड 1 पे ये काम होगा। दूसरे में फ्लाइट ढूँढेगा, तीसरे में होटल सजेस्ट करेगा और चौथे में जो है सारी फाइनल रिकमेंडेशन बना के चौथे में दे देगा। अब देखो ये नोड और ये हो गए, अब इसके बाद स्टेट क्या है? स्टेट का देखते हैं हम यहाँ पे कि वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन के दौरान कॉन्टेक्सचुअल डेटा को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। जो भी कॉन्टेक्सचुअल डेटा मतलब क्या था, ये 4 चीज़ें थी। पहला तो डेस्टिनेशन था, फ्लाइट थी, होटल था और ये फाइनल रिकमेंडेशन क्या दे रहा है। जो हम समझ सकते हैं कि पहले के वीडियोज़ हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स या फ़ील्ड या जो भी पैरामीटर आगे हमारे फ्लो में आने वाले हैं, तो वही कॉन्टेक्सचुअल डेटा कहलाता है कि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा है, उसको कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना? यही डेटा स्टेट कहलाता है, ठीक है? तो अब इस ट्रैवल असिस्टेंट एग्ज़ाम्पल में स्टेट वेरिएबल कौन से होंगे? ज़ाहिर-सी बात है, पहला हमारा डेस्टिनेशन होगा, दूसरी फ्लाइट होगी और तीसरा ये बीच रिसॉर्ट होगा, ठीक है ना? और चौथे में हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली एक रिकमेंडेशन है। ज़रूरी है चौथा मिनट, लेकिन उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एक स्टेट के रूप में आ सके। क्योंकि फाइनल रिकमेंडेशन दे रहे हैं 3 चीज़ों के बेस पे उसमें हम फाइनल में। तो स्टेट को आप नोटबुक की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप नोटबुक में कुछ लिखते हैं, तो वैसे ही स्टेट में ये हमारा जो ग्राफ है वो लिखता है चीज़ें, जिसमें वर्कफ्लो से जुड़ी हर जानकारी लिखी जाती है। ठीक है ना? हर नोड इस नोटबुक से डेटा पढ़ सकता है और नया डेटा लिख सकता है। ठीक है ना? रीड और राइट मोड, ठीक है? जैसे हम पढ़ते हैं रीड और राइट, तो जिस नोड के पास भी ये नोटबुक जाएगी या स्टेट जाएगा, तो वो उस स्टेट में जो भी डेटा पढ़ा होगा, उसे पढ़ भी सकता है और उसमें नया डेटा ऐड भी कर सकता है। जैसे हम अपने पुराने फ्लो में ऐड का एग्ज़ाम्पल देख चुके हैं, तो उसी तरह से ही अपडेट भी कर सकता है। अब प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास कि स्टेट का अस्थायी होना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने अभी तक ये सारी चीज़ें बना रखी थी, ठीक है? हम काम कर रहे थे, हम सारे वर्कफ़्लो समझ रहे थे। अब स्टेट जो भी डिक्शनरी है, ये टेम्परेरी है हमारी, ठीक है ना? कैसे टेम्परेरी है कि जैसे ही हमारा वर्कफ़्लो एक बार एंड पे पहुँच गया, तो ये पूरी डिक्शनरी हमारी इरेज़ हो जाती है, खाली हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, ठीक है ना? अब हम कोई दूसरा उसके बेस पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो लैंग्राफ का मूल ये पढ़ते हैं इसको, लैंग्राफ का मूल व्यवहार क्या है? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये। जैसे ही वर्कफ़्लो समाप्त होता है, स्टेट मेमोरी इरेज़ हो जाती है। तो स्टेट जो भी हमने बनाई थी, उसके अंदर जो भी चीज़ें कलेक्ट हुई थी, जैसे ही एंड पे पहुँचेगा, एंड नोड पे, वो सारी चीज़ें इरेज़ हो जाएँगी। ठीक है ना? इसका अर्थ ये है कि रिज़ल्ट या इंटरमीडिएट स्टेप बाद में उपलब्ध नहीं रहेंगे। कुछ भी, ना तो रिज़ल्ट मिलेगा, ना बीच में हमने जो भी ऐड किया था डिक्शनरी में, वो कुछ मिलेगा। सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक तरह का लैंग ग्राफ का, एक हम कोई ग्राफ बनाते हैं, तो उसका एक बेसिक बिहेवियर है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है? अब हम कह देखते हैं कैसे कि अगर हम पर्सिस्टेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हम पर्सिस्टेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं वर्कफ़्लो में, तो क्या होता है कि स्टार्ट नोड चलेगा, तो पहले नोड पे इसने ये हमें दे दिया। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ इसका। अ, 1 मिनट। अ, पेन में, क्योंकि इस पे चलेगा नहीं, क्या करें? ये वाला ले लेते हैं, राइट? और ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेस्टिनेशन आ गया, ठीक है ना? डेस्टिनेशन गोवा हमारी स्टेट में ऐड हो जाएगा। जैसे हमारे एलएलएम ने रिकमेंड किया, तो ये स्टेट डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा डेस्टिनेशन गोवा करके। दूसरा हमारा जो है नोड है कि फ्लाइट का बताना, उसने फ्लाइट बता दी ये वाली है, तो स्टेट में गोवा तो है ही और साथ में ये चीज़ जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है? हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, इसी तरह से काम चलता है हमारा। तीसरा, जब वो हमें रिसॉर्ट बताएगा, क्योंकि हम इस तरह से अपना प्रॉम्प्ट देंगे, तो हमें रिसॉर्ट बताएगा, बीच रिसॉर्ट, नाम दिया उसने बीच रिसॉर्ट। तो क्या होगा स्टेट में, ये 2 चीज़ें तो पहले से, तीसरी चीज़ भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना? और फिर हम अपने एंड पे पहुँच जाएँगे और यहाँ पे एक फाइनल रिकमेंडेशन भी हमें तैयार मिलती है। उसको एक नोड में भी नोड के थ्रू भी हम पास कर सकते हैं, ताकि एक बहुत अच्छे तरीके से वो हमें पेश कर सके, या फिर इन तीनों चीज़ों को ही हम सिंपली यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है ना? डिपेंड करता है। तो मेन हमारी 3 ही चीज़ें हैं ये। और एग्जीक्यूशन जैसे समाप्त होता है हमारा, स्टेट डिलीट हो जाती है कि आपने जो भी 3 इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, ये आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? उसके बाद इसके बेस पे आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो हमारा ग्राफ नहीं बता पाएगा, क्योंकि जैसे ही एंड पे पहुँचते हैं, वैसे ही सारी स्टेट डिक्शनरी हमारी डिलीट हो जाती है।
अब यूज़र यहाँ पे जैसे है कि यूज़र अगर बाद में कहे कि मुझे गोवा वाला प्लान दिखाइए, तो गोवा वाला प्लान ये था कि गोवा डेस्टिनेशन है, फ्लाइट ये है, बीच रिसॉर्ट होटल है, तो सिस्टम के पास कोई भी डेटा नहीं होगा, राइट? सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी स्टोरेज नहीं है। जो भी हम एक बार हमने ग्राफ रन कर दिया, एंड पे पहुँच गए, तो उससे जुड़ी डिक्शनरी का कोई भी स्टोरेज हमारे पास नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा परसिस्टेंस, ठीक है ना? परसिस्टेंस क्या है कि वर्कफ्लो स्टेट को सुरक्षित रखने और बाद में रिस्टोर करने की क्षमता, ठीक है ना? अब क्या है कि परसिस्टेंट केवल फाइनल स्टेट ही नहीं बल्कि इंटरमीडिएट स्टेट को भी सुरक्षित करता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इसी स्टेट को ये जो है जैसे हमने फाइनली क्या स्टेट मिलेगी हमें, ये 3 चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है बल्कि ये नोड वाइज़ भी डेटा को सुरक्षित करता है कि हम कहेंगे कि नोड 2 पे क्या हमारा डेटा था, वो भी बताएगा आपको परसिस्टेंस, अगर इम्प्लीमेंट करते हैं। नोड 1 पे हमारी डेटा डिक्शनरी की क्या कंडीशन थी, वो भी बताएगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि हमें फाइनल यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल रही है, वही दिखाएगा, ये बीच के जो स्टेप्स हैं हमारे नोड 1 के, नोड 2 के, इस पे हमारी स्टेट डिक्शनरी क्या थी वो भी हमें बताएगा ये, ठीक है ना? परसिस्टेंस। तो ये चीज़ है कि परसिस्टेंट में केवल फाइनल स्टेट ही नहीं बल्कि हर इंटरमीडिएट स्टेट को भी सुरक्षित करता है। अब दिखाते हैं कि एक अगर वर्कफ्लो में हम परसिस्टेंस लगा देते हैं तो किस तरह से आती है चीज़ें, ठीक है? तो वही पहला नोड है हमारे यहाँ पे, इसने गोवा सजेस्ट किया तो इसने क्या किया, इसको डेटाबेस में सेव कर दिया। दूसरे नोड पे ये चीज़, इसको भी डेटाबेस में सेव कर दिया। तीसरे पे भी इसने डेटाबेस में सेव कर दिया और जो फाइनल जो इसने प्लान बताया उसको भी जो है इसने रिकमेंडेशन दी वो भी डेटाबेस में सेव कर दिया। एग्जीक्यूशन समाप्त और ये डेटा हमारा डेटाबेस में सुरक्षित है। इस बार जो है जैसे ही हम हमारा एंड पे पहुँचेगा तो वो सारी चीज़ें हमारी एक डेटाबेस में सिक्योर हो चुकी होंगी, राइट? तो हम जब भी उन चीज़ों को दोबारा से कलेक्ट करना चाहेंगे तो वो हमें मिल जाएँगी। तो ये फ़ायदा है परसिस्टेंस लगाने का। अब परसिस्टेंस मैकेनिज़्म काम कैसे करती है, वो हम देखते हैं कि कैसे परसिस्टेंस मैकेनिज़्म काम करती है। तो पहली बात तो मैं बता दूँ कि परसिस्टेंस मैकेनिज़्म 2 तरीके से काम करती है। एक तो जैसे हम कहते हैं ना रैंडम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कहते हैं जिसे हम। तो वो लैंग्राफ के साथ इंटीग्रेटेड है। वो हमें अगर हम उसको कॉल करना चाहें तो वो हमें मिल जाती है, ठीक है? और अगर हम उस डेटा को किसी डेटाबेस में परमानेंट सुरक्षित रखना चाहें, तो वो भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है रैम का ये है कि जब तक हमारा कोई ग्राफ चल रहा है, जब तक उसका वन बाय वन एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको रिफ्रेश करते हैं, अगर हमने उस पेज को रिफ्रेश कर दिया, तो जैसे रैम होता है ना कि जब तक फ्लो चल रहा है, जब तक काम हो रहा है, जब तक तो चीज़ सुरक्षित रहती है। जैसे ही हमने उसको रिफ्रेश किया, सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। तो रैम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये चीज़ों को एक बार के लिए सुरक्षित रखता है कि अगर हम एक ग्राफ को जो है 2 बार चला रहे हैं, 3 बार चला रहे हैं या फिर कुछ उससे आगे जुड़े क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं हम, है ना? कि अगर जैसे हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, एंड पे पहुँच गया, उसके बाद पूछेंगे कि भई जो भी तुमने हमें रिकमेंड किया था, गोवा रिकमेंड किया था, तो वो बता देगा कि कौन-सी उसने लोकेशन रिकमेंड की थी, वो बता देगा आपको। लेकिन अगर परसिस्टेंस नहीं लगाएँगे, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना? अब देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ होती है। पहला तो होता है परसिस्टेंस में चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स क्या है कि वे पॉइंट जहाँ वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन के दौरान स्टेट सुरक्षित की जाती है, ठीक है ना? तो वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन में अगर 4 नोड हैं, तो हमारे 4 ही चेक पॉइंट्स होंगे, ठीक है? हर चेक पॉइंट पर स्टेट का स्नैपशॉट स्टोर होता है। स्नैपशॉट का मतलब है कि जो भी उसके अंदर डेटा होगा, वो सेव होगा हर चेक पॉइंट पे। तो पहला चेक पॉइंट हम कहाँ बिठाएँगे? हमारा पहला नोड था हमारा, जहाँ पे इसने हमें सजेस्ट किया था गोवा डेस्टिनेशन। दूसरा क्या था? जहाँ पे इसने फ्लाइट, गोवा तो पहले से था, फ्लाइट हमें सजेस्ट की थी, 2 चीज़ें। तो यहाँ भी एक चेक पॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है ना? तीसरा चेक पॉइंट क्या रहेगा कि तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे होटल तक आ गया, ठीक है ना? चौथा ये रहेगा जो फाइनल रिकमेंडेशन उसने हमें दी है, चेक पॉइंट, ठीक है ना? अब यही चीज़ है कि जो ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पे ही बताया था कि ये परसिस्टेंस केवल फाइनल स्टेट ही नहीं बल्कि हर इंटरमीडिएट स्टेट को भी सुरक्षित करता है। तो वही यहाँ पे चीज़ है कि हमने हर नोड पे हर नोड पे चेक पॉइंट बिठाया हुआ है, तो चेक पॉइंट 1 है, अगर हम चेक पॉइंट 1 को कॉल करेंगे तो ये वाली चीज़ दे देगा। चेक पॉइंट 2 को कॉल करेंगे तो एक्चुअली उनके आईडी होते हैं 1, 2, 3 यहाँ मैंने समझाने के दिया हुआ है। इनके अगर इनके चेक पॉइंट्स के आईडी होते हैं तो आईडी के बेस पे हम ये चेक पॉइंट एक्सेस करते हैं। ठीक है ना? कि 2 पे क्या स्थिति थी, 3 पे क्या स्थिति थी और
आगे मैं बताऊँगा कि क्या-क्या जो बेनिफिट्स होते हैं इसके पर्सिस्टेंट लगाने के। तो उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम किसी भी यहाँ पे जैसे ये बीच की उसने हमें गोवा हमें सजेस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि उसने जो फ्लाइट हमें सजेस्ट की थी, उस फ्लाइट को यहाँ पे इसने जो फ्लाइट सजेस्ट किया मुझे ये 1 टू 3 मैं चाहता हूँ कि ये इस फ्लाइट की जगह मुझे कुछ और हमें इनपुट देना है, कोई प्रॉम्प्ट देना है, तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। मैं जाके यहाँ पे इसका मुझे चेक पॉइंट आईडी मिलेगा, वहाँ पे जाके उसको मैं पकड़ूँगा और वहाँ जाके मैं कहूँगा कि भई यहाँ से हमें जो है ये पूरा फ्लो दोबारा से एक्टिवेट करो। गोवा तक तो ठीक है, यहाँ से करो, तो वो ये काम भी करेगा। ठीक है ना? इसे टाइम ट्रैवल बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको अभी। तो चेक पॉइंट्स हो गए हमारे ये। अब चेक पॉइंटर क्या करता है कि चेक पॉइंटर वह कंपोनेंट है जो चेक पॉइंट्स को बनाता और मैनेज करता है। ठीक है ना? तो जो ये चेक पॉइंट्स है वो बनाने वाला कौन है? ये चेक पॉइंटर है। डेमो में इन मेमोरी सेवर है, रैम में सेव। अब जैसे मैंने बताया था कि लैंग्राफ में जो ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इन मेमोरी मतलब ये रैम में सेव करता है लैंग्राफ में। अगर आप कहीं प्रोडक्शन में चीज़ों को या अपनी चैटबॉट को देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप डेटाबेस यूज़ करते हैं, जैसे रेडिस है, पोस्टग्रे है या कोई और भी जो परमानेंट आपकी चीज़ों को सिक्योर करता है। लेकिन लैंग्राफ में क्या है कि हमें एक फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन वो चीज़ों को रैम में सेव करता है और जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, वो रैम हमारी गायब हो जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन में आपको चाहिए, तो आपको तो हमेशा के लिए सुरक्षित करना है, कोई 4 दिन बाद चला रहा है कि उस फ्लो को या 15 दिन बाद चला रहा है, तो वो चीज़ सुरक्षित रहनी चाहिए। तो वो इसलिए प्रोडक्शन जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉपर डेटाबेस होता है, वहाँ पे हम चीज़ों को, स्टेट्स को या इन चीज़ों को सुरक्षित करते हैं। अब चेक पॉइंटर क्या करता है कि एंश्योर करता है कि वर्कफ्लो का हर क्रिटिकल स्टेप सुरक्षित रहे। ठीक है ना? वही चेक पॉइंट्स के थ्रू ये काम करता है और आगे है थ्रेड। थ्रेड का क्या काम है? थ्रेड में क्या होता है कि एक्चुअली हमने कोई ग्राफ बनाया, अब उस ग्राफ को यूज़ करने वाले एक से ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं। ठीक है ना? अब उसके सबके अपने-अपने प्रॉम्प्ट होंगे, सबके अपने-अपनी चॉइसेस होंगी। तो क्या होता है कि हम एक थ्रेड में एक आईडी डाल देते हैं। अब जैसे कोई भी मेमोरी सेव होती है, हमारा गोवा वाला प्लान बन रहा है यहाँ पे। अब हम ठीक है, हमने उसको बना लिया। अब किसी दूसरे यूज़र ने आके चलाया अपना, ठीक है ना? वही फ्लो। तो अब बात ये आती है कि वो मेमोरी कहाँ सेव होगी? तो एक तरह से थ्रेड क्या है, उस गोआ वाली जो मेमोरी है, जो भी स्टेट सेव हो रही है रैम में, तो उसकी एक तरह से ये आईडी है, थ्रेड आईडी है, थ्रेड लोकेशन है कि वो गोआ वाली जो फ्लो चल रहा था हमारा, उसकी मेमोरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अगर ऐसे ही कोई दूसरा यूज़र आएगा, गोआ की जगह वो कहेगा कि नहीं, मुझे जो जयपुर जाना है, तो जयपुर के लिए एक अलग थ्रेड आईडी होगी। तो उस थ्रेड आईडी को जैसे ही हम पकड़ेंगे, तो वैसे ही हमारा वो जो जयपुर वाला है, वो सारा प्लान हमें दिख जाएगा। ठीक है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप कहीं भी कुछ भी चीज़ सेव करते हैं, तो किसी नाम से सेव करते हैं, है ना? बिना नाम के कोई चीज़ सेव नहीं होती, ताकि हम जब भी जो भी हमने डेटा सेव किया है, उसको एक्सेस करना चाहें, तो हम उस पर्टिकुलर नाम से, जैसे हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, तो उसका नाम डाल देते हैं, राइट? और 2 नाम एक जैसे कभी नहीं होते, क्योंकि मिसमैच हो जाता है फिर। ठीक है ना? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ऐसी थ्रेड का कॉन्सेप्ट है, यदि वर्कफ्लो कई बार रन होता है, तो प्रत्येक एग्जीक्यूशन की अलग-अलग आईडी आवश्यक होती है। इसलिए हर एग्जीक्यूशन को एक थ्रेड आईडी दिया जाता है। वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि थ्रेड 1 में जैसे गोवा ट्रिप प्लान की गई है, तो इसमें जो है, जो फाइनल स्टेट निकल के आई गोवा, फ्लाइट ये, होटल ये हो गया। ऐसे किसी ने कहा कि भई हमें किसी यूज़र ने दूसरे ने चलाया उसी वर्कफ़्लो को, उसने कहा कि जयपुर ट्रिप। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में जयपुर आ जाएगा, फ्लाइट दूसरी आ जाएगी और ये होटल भी अलग आ जाएगा। ठीक है ना? वही नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, गोवा ट्रिप थ्रेड 1 से फेच करेगा। अगर आप जो है जयपुर ट्रिप के रिजल्ट देखना चाहेंगे, तो उसमें आप थ्रेड 2 डालेंगे आईडी, तभी वो मिलेगी आपको। तो एक तरह से थ्रेड आईडी या थ्रेड जैसे 1 2 3 है, ये एक तरह से उस पर्टिकुलर स्टेट को आपने सेव तो कर लिया, लेकिन उसको कहाँ सेव करेंगे, किसी नाम से तो सेव करेंगे, तो एक तरह से वो आप थ्रेड आईडी के थ्रू उस मेमोरी को सेव करते हैं। अब रिट्रीवल ऑप्शन 2 तरह के कमांड चलते हैं, और भी हो सकते हैं, आप देखेंगे लैंग्राफ में। तो पहला तो होता है गेट स्टेट। तो गेट स्टेट क्या करता है, आपको जो फाइनल स्टेट होती है वो देता है। अगर आप कहेंगे गेट स्टेट हिस्ट्री, तो एक इस तरह का एक फंक्शन रहता है लैंग्राफ में। तो वो सभी इंटरमीडिएट
इमीडिएट चेक पॉइंट्स देख के बताएगा आपको, ठीक है ना? समझ गए कि फाइनल स्टेट क्या होती है और सभी इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती हैं। तो एग्जाम्पल गोवा ट्रिप में हिस्ट्री क्या है, जैसे ये नीचे वाला एग्जाम्पल ले रहा है ये जो मैंने दिखाया है। तो उसमें हिस्ट्री क्या है कि चेक पॉइंट 1 पे आपको गोवा दिखाई देगा, और इंटरमीडिएट में आपको ये दूसरा ये दिखाई देगा, तीसरा रिसॉर्ट के साथ दिखाई देगा, और चौथे पे आप फाइनल रिकमेंडेशन दिखाई देगी। तो अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो गेट स्टेट हिस्ट्री आपको फंक्शन यूज़ करना है। अगर आपको सिर्फ ये फाइनल स्टेट चाहिए ये वाली, तो आप गेट स्टेट से ले सकते हैं, ठीक है? तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस परसिस्टेंट या कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या-क्या हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, और कैसे उसको मोर यूज़फुल बना सकते हैं, ठीक है? तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स।